देश में 400 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, ये लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन विपक्ष अभी भी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। संभावनाएं बहुत कम हैं। एक उम्मीद जो बंधी हुई है वो है बहुजन समाज पार्टी से कि नोटिफिकेशन के बाद शायद वो इंडिया गठबंधन के पाले में आकर खड़ी हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, बहुत मुश्किल लगता है। खुद 2 बार बसपा सुप्रीमो मायावती ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी हैं कि वो अकेले ही इस चुनावी रण में उतरने वाली हैं और इसकी तैयारियां और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़मीनी तौर पर दिख रहा है। कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, बहुत महत्वपूर्ण सीटें, जहां पर बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। ऐसे में एक बड़ी भूमिका राष्ट्रीय लोकदल जो हाल ही में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है उसकी भी है, और समाजवादी पार्टी के लिए इस समय अस्तित्व की लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले से ही नगण्य है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जो वोटर है वो तय करने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें आ रही हैं कि वो आखिर जाएगा कहाँ। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी बहुत सारी चर्चाएं, उनके एनालिसिस जो हैं वो कॉन्क्रीट अभी तक नहीं देखे जा रहे। मेरे साथ मेरठ के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मैं आपका उनसे तारुफ कराता हूं। मेरे साथ रविंद्र राणा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र शर्मा जी पूर्व में संपादक रहे हैं, रवि शर्मा जी हैं मेरे साथ, और संगीता श्रीवास्तव जी। मैं शुरुआत सर आपसे ही करूँगा। सर ये बताइए कि एक तो ये आरएलडी वाला जो नया गठबंधन, इसमें आप क्या देख रहे हैं, फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, आपने भूमिका में जो बातें कही उन्हीं में इनका जवाब भी छुपा हुआ है। एक तो यह है कि आप 400 और यूपी में 80 को जुमला मान लें। दूसरा ये है कि आप इसको बोल दिया है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो जब पूरा करना होगा तो सारे कील कांटे दुरुस्त करने होंगे और कोई गुंजाइश, कोई छेद खुला नहीं छोड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि एक एक सीट की अहमियत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रालोद को साथ में लिया है। चाहे वो बिहार के नीतीश की बात हो, वो एक भी कहते हैं ना, नो स्टोन शुड बी अनटर्न्ड, जिस पद्धति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसका ये प्रयास है कि अगर कहा है तो उसे पूरा करे, भले ही वो 80 के 74 रह जाएं, लेकिन उनकी कोशिश तो पूरी है ना। और इसी कोशिश में रालोद को अपने साथ जोड़ा गया है। ये भी तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि जाट पूरी तरह से रालोद के साथ नहीं थे। अगर पिछले चुनावों में हम देखें तो उनमें बंटवारा होता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे। ज़्यादातर जो शहरी जाट थे या जो कहीं नौकरियों में थे, जॉब्स में थे, फोर्सेज में थे, अगर उनका रुझान देखा गया तो ज़्यादातर इधर था। लेकिन इस बार जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय अगर गाँवों के माहौल से आप खबर पता करेंगे तो महिलाओं का भी दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं। तो उधर जयंत पे इधर का दबाव था कि भाई महिलाओं का दबाव है, उसके अपने वोट टूट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये था कि चाहे 2 ही सीटें या 3 सीटों का नुकसान भी अगर रुक सकता है तो क्यों ना रालोद को साथ ले लिया जाए। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है वो बात झूठी थी, यानी जयंत चौधरी पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे इसके लिए। लेकिन इसकी चिंगारी तो अखिलेश ने छोड़ी ना। देखिए, आपको याद होगा जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तब भी चाहे वो अनिल कुमार प्रत्याशी रहे, दूसरे प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए रालोद के सिंबल पर। शायद उससे मजबूरी थी और इतनी ताकत भी जयंत में नहीं थी कि वो कोई बातों का विरोध कर पाते, तो वो उस बात को बर्दाश्त करके एक लंबी दोस्ती या लंबे रिश्ता कायम करने के लिए उसे उन्होंने जारी रखा। लेकिन अब उनसे पूछे बिना, ख़ासतौर पर जो हरेंद्र मलिक वाली सीट थी वो थोड़ी इमोशनल बात थी जयंत के लिए, और हरेंद्र मलिक को घोषित कर देना बिना उनसे पूछे शायद मुझे लगता है वो उन्हें थोड़ा अपमानजनक लगा था। एक बात वहाँ सर अभी भी स्थिति जो है वो हरेंद्र मलिक जो है मजबूत स्थिति में है, जैसे ही वहाँ बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारा। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो मजबूत हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं रिश्ता टूटने का कारण कह रहा हूँ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे पूछे बिना मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी उतारा जाए। और दूसरी बात बड़ी सीधी सी है, कहीं ना कहीं राजनीति में भी व्यवसाय तो घुस ही गया है। तो गठबंधन की मलाई खाने की चाहत, विपक्ष गठबंधन की 7 सीटें जहाँ पर शायद एक भी सीट जीतने की गारंटी ना हो, और यहाँ पर 2 सीटें जो लगभग ये लगे कि हाँ भाई जीत ले जाएंगे, आसानी से जीत ले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सारी बातों ने इस आधार का और इस रिश्ते की बुनियाद
पढ़ी अभी तो और और भी फिर बाकी है सर, सेंट्रल में मिनिस्टर भी बन सकते हैं, यूपी में तो मिनिस्टर बिल्कुल 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 बाकी है। लेकिन सर एक अगर ये रिश्ता नुकसान, आगे एक चलेगा एक तो। बड़ा नुकसान ये भी तो है कि जो एक वोट बैंक था उसमें मुसलमान कम से कम 50% था, वो तो चला गया। बहुत बहुत ये वो सवाल है जो जो इस फैसले को 1 साल से रोके हुए था। यही द्वंद्व था जो जयंत के मन में चल रहा था कि जो पूंजी उन्होंने संजोई है, जितने आंदोलन उन्होंने किए देहात में, थोड़ा सा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा उन्होंने, और अपने जितने दलित विधायक थे उनसे कह दिया था कि दलितों के मोहल्ले में सारी विधायक निधि खर्च करिए, काम करिए, यानी दलितों को जोड़ना चाह रहे थे। रावण को साथ लेके चलते थे जहाँ भी चलते थे। ये अफसोस उनके मन में ज़रूर होगा, पर एक कुशल राजनीतिज्ञ अगर बहुत दिन तक सत्ता से दूर रहता है तो उसे मालूम है कि उसकी पार्टी बिखर जाएगी। इधर सत्ता के साथ रहें, चाहे कई कारण उसमें अखिलेश ने ही शायद कारण दे दिया उन्हें इधर जाने का। और दूसरी बात यह है, इसमें बदलने में क्या देर लगती है? अगर 5 साल बाद लगता है इसमें लाभ नहीं है तो कह दिया जाएगा साहब इस मुद्दे पे हमारे मतभेद हैं, हम अलग होते हैं, और देखिए मुस्लिम भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं वहाँ चला। ये तो राजनीति। सर ये तो कह दिया जयंत चौधरी ने कि वो जो चवन्नी वाली बयान था उसके लिए भी कह दिया, वो तो चुनावी था, कह दिया, उसको काहे को बार बार उछाल रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उसे कह चुके हैं, भाई वो जुमला था, मैं नाम कैसे ले लूँ? तो ये तो राजनीति में बहुत सी बातें चलती रहती है। देखिए, अब राजनीतिक शुचिता की बात करना तो बेईमानी है। एक परस्पर लड़ाई है, और आप देख रहे हैं हेट स्पीच पे कितनी बातें सुप्रीम कोर्ट कह चुका, किस तरह की बातें अभी भी हुई हैं, अभी हाल ही में हुई हैं। कोई देश को दक्षिण और उत्तर में बांटने की बात करने लगा, कोई किसी और तरह की बात करने लगा कि वो मतलब राम का अपमान कर दिया। सारी बातें हो रही हैं, तो उन बातों की, उन शुचिता की और ये जुमलेबाजी का तो कोई स्थान रह नहीं जाता। मुझे लगता है विशुद्ध राजनीति चल रही है और पहला मकसद सत्ता पाना है, बाद में शुचिता की या आचरण की बात की जाएगी। राणा साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मायावती ने मुस्लिमों को तरजीह देके अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या लगता है कि जो भूमिका विधानसभा चुनाव में थी वही भूमिका रहेगी मायावती की, या फिर कुछ बदल भी सकता है नोटिफिकेशन के बाद? देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में हैं, और बीजेपी हर बार ये परसेप्शन बनाती है कि मुस्लिम वोटर बहुत इंटेलिजेंट है, वो यूनाइट हो जाता है, लोटा नमक डाल लेता है, मस्जिदों से ऐलान हो जाते हैं। मैंने पिछले 20 साल में बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए, लेकिन मैंने ग्राउंड पे इस मिथक को एकदम टूटा हुआ पाया। ग्राउंड पे रियलिटी एकदम अलग है। मुस्लिम वोटर्स बहुत सारी सीटों पे बहुत कंफ्यूज रहता है, आखिरी वक्त तक खूब डिवाइड होता है। उनके भीतर बहुत सारी कास्ट हैं, उनमें डिवीज़न होता है। मैं अभी, आप जयंत चौधरी की बात कर रहे थे, मैंने देखा कि जयंत चौधरी के स्वागत में, उनके कैंडिडेट के स्वागत में जो बागपत से कैंडिडेट उतारे उन्होंने, उनके स्वागत में खिवाई में, हर्रा में, बड़ौत में मुस्लिम्स खड़े हुए थे। वो उनका पर्सनल भी तो रिलेशन है पिछले 40 सालों। बिल्कुल है, निश्चित तौर पे, लेकिन जब एक परसेप्शन सोसाइटी में ऐसा बन रहा हो, एक नैरेटिव ऐसा बन रहा हो कि बहुत बदलाव नहीं हो रहे हैं, तब लोग ये चाहते हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास का वो सेगमेंट जो ठेकेदारी करता है, जो नौकरियों में है, जो पॉलिटिक्स में है, जो प्रधानी की, प्रमुखी की, जिला पंचायत की राजनीति करते हैं, नगर पालिकाओं की राजनीति करते हैं, मुस्लिम्स में भी तो हैं वो सब तमाम लोग, और वही लीड करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने अपने सेगमेंट में। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हमेशा सत्ता के साथ चिपक के रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बीएसपी की राह बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। एक 12% उनका 22% का वोट बैंक सिमट करके 12% पे पिछले इलेक्शंस तक आ गया। यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के चुनावों में वो कुछ खास कर नहीं पाए। लोकसभा में ज़रूर, चूंकि गठबंधन में थे तो 10 सीटें उनकी आ गई। इस बार गठबंधन का सीन नहीं बन रहा है, और जिस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं, मुजफ्फरनगर से तो, बिजनौर से तो, मुसलमानों को डिवाइड करना है। हाँ, लेकिन मुसलमान मुझे लगता है बहुत डिवाइड होगा नहीं उस तरह से, इस फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा कम से कम, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर नेशनली कोई पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। वो सपा के साथ कोएलिशन में है। बीएसपी के पिछले कुछ सालों के जो डिसीजंस हैं वो किसी मोर्चे पे लड़ती हुई दिखाई नहीं देती सत्ता के खिलाफ, वो ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं देती, उनका पार्टी संगठन कहीं दिखाई नहीं देता, प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक कैसे प्रत्याशियों को बदल देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं वो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बताइएगा कि क्या लगता है, उम्मीद है क्या 2% भी कि मायावती नोटिफिकेशन के बाद आएंगी गठबंधन की तरफ? अभी उम्मीद कम से कम गठबंधन तो लगा। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मायावती बार बार ये क्लेरिफिकेशन दे रही हैं
ये पब्लिक डोमेन में, मीडिया में ये बातें हैं कि मायावती लास्ट मोमेंट में शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन इस मैसेज को वो रेगुलर काउंटर कर रही हैं लगातार, हर दूसरे दिन तीसरे ये दिन। माना जाए कि ईडी सीबीआई का जो डर है वो अभी बरकरार है। देखिए, ईडी सीबीआई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस पड़ाव पर मायावती हैं, देखिए जो अभी बात कर रहे थे पुष्पेंद्र शर्मा जी कि बीच ऑफ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में कहीं भरोसा टूटा तभी तो शिफ्टिंग हुई, वो भरोसा नहीं टूटता तो शायद शिफ्टिंग नहीं होती। तो ऐसे ही मायावती का भी पूरा खेल है। आखिरी वक्त में जब आप गठबंधन करते हैं, मान लीजिए कोalition हो भी जाता है 1%, तो ग्राउंड पे वोट बैंक कितना शिफ्ट होगा, कार्यकर्ता कैसे मिलके काम करेंगे, वो सारी रणनीति तो ध्वस्त हो जाएगी। 2019 में भी हमने यही देखा कि लास्ट मोमेंट में जाके कोalition होता है और कैंडिडेट्स तक डिसाइड नहीं हो पाते ठीक से। जो कार्यकर्ता हैं वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते वो प्रिपेयर, वोट बैंक जो है वो प्रिपेयर नहीं होता। अभी आरएलडी और बीजेपी का तो हुआ है ना रिसेंटली, 15-20 दिन हो भी गए, बल्कि महीना भर ही हो गया। कैंडिडेट्स भी उन्होंने डिक्लेयर किया, जयकारा लगाने के लिए ही तैयार। लगाने में भी अभी जो है असहज महसूस कर रहे हैं, संकोच महसूस कर रहे हैं। तो वो मिक्सिंग होने में जो, इसीलिए इन्होंने पहले उतारे कैंडिडेट्स। आरएलडी का तो पैटर्न ये रहा है कि वो लास्ट मोमेंट पे जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होता था उस दिन डिक्लेयर करते थे। तो पहले इसलिए डिक्लेयर कर दिया इस बार ताकि कैंडिडेट्स को और इस मिक्सिंग में पार्टी लेवल पे मौका मिले। तो बीएसपी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर लास्ट मोमेंट में, पहली बात तो इसकी संभावनाएं कम हैं, जिस उम्र के जिस पड़ाव पर मायावती इस समय हैं और जो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वो फिलहाल ये अलाउ नहीं करती हैं कि इस समय वो बीजेपी के खिलाफ तरह की कानूनी अड़चन और परेशानियां झेल। हाँ, और दूसरा ये भी आप देखिए, आपने कहा कि मुस्लिम्स को उतारा उन्होंने, तो इसलिए इससे मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन इस परसेप्शन को खुले तौर पे देना नहीं चाहा उन्होंने, कहीं कहीं ब्रेक भी किया। जैसे मुजफ्फरनगर में एक प्रजापति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। तो ये सुन रहे हैं कि जो संजीव बालियान के धुर विरोधी हैं, बीजेपी के ही एक नेता, वो उनके दोस्त हैं दारा सिंह प्रजापति के। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं अभी मायावती जी ने, मेरठ में त्यागी जी का नाम आ रहा है, वहाँ दारा सिंह प्रजापति, वहाँ पे विजेंद्र सिंह जी कल लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे सुनील सिंह वाले से। उसके बाद वो फिर 6 महीने पहले जाने कहाँ थे, 6 महीने पहले कहाँ थे, वो इतिहास आपको सब पता ही है, आप मीडिया ने सब चलाया है उनका रिकॉर्ड। फिर वो सुनील सिंह की पार्टी में चले जाते हैं, फिर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि असली लोकदल तो यही है। फिर वो समाजवादी पार्टी के नेता के इर्द गिर्द घूमते हुए पाए जाते हैं, ये खबरें आती हैं, और फिर वो बीएसपी से टिकट ले आते हैं। तो है क्या बेसिकली कि ये जो इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, इनमें मुझे ये भी डाउट है कि ये लास्ट मोमेंट तक ऐसा सीन रिपीट ना हो जाए जैसे रमेश चंद तोमर 5 बार के सांसद गाजियाबाद से, और वो टिकट ले आए कांग्रेस का नोएडा से, और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के टाइम पे वो बीएसपी के घर लेके टिकट लेके, वो अलग बात है कि बाद में उनको उन्हीं के बेस वोट बैंक ने गद्दार कहा और उनको धौलाना से जो है विधानसभा भी जीत नसीब नहीं हुई 5 बार के एमपी को। तो ये हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट्स अभी उतरे हैं, ये भी पता है सबको कि बसपा से टिकट कैसे मिलता है और कैसे जो राइज हुआ है। जैसे ये भी खबरें आई पब्लिक डोमेन में कि साहब दारा सिंह प्रजापति जो मेरठ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर से कैंडिडेट बने, और वो उन्होंने हाल ही में जिस तरह से एसेट्स खड़े किए हैं और उसके बाद जो कॉलोनी खड़ी की उस पर एमडीए का बुलडोजर भी पहुंच गया, ये खबरें भी आई। तो आप समझिए कि वो नैतिक तौर पर भी कितना कमज़ोर स्थिति में खड़े हैं विपक्ष के जो ये कैंडिडेट्स हैं, कि वो डिफेंड करने की सिचुएशन में नहीं है। उसको तो खुलेआम ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर केवल जो कश्यप और प्रजापति वोट बैंक है बीजेपी का, उसको नुकसान पहुँचाए। लेकिन ये तब पहुंचाएंगे ना जब वो मजबूती से आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। मुझे इसमें डाउट है कि वो आखिरी वक्त तक मजबूती से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो रमेश चंद तोमर ना बन जाएं, ये भी संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी जो मुजफ्फरनगर से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले 10 सालों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जितनी ताकत बीजेपी के उस कैंडिडेट ने हासिल की है, उतनी वेस्टर्न यूपी में किसी लीडर ने हासिल नहीं की है। वो मैनेज करते हैं स्मृति ईरानी का इलेक्शन अमेठी में जाके, वो पीपल को कनेक्ट करते हैं, मासेस को कनेक्ट करते हैं। चूँकि लोकल डायलेक्ट में बोलने वाला वेस्टर्न यूपी का वो अकेला आदमी है जो देसी भाषा में बोलता है, वैसे ही रहता है, इजीली अवेलेबल रहता है लोगों के लिए। और आप इसको भी वाच कीजिए कि जितना बारीकी से
संजीव बालियान ने पिछले 10 दिन के भीतर आरएलडी के सारे नेताओं को लाइन अप किया है वहाँ पे, एक एक के घर पे जाना, एक एक को बुला के लेके आना, सबके साथ सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा करना, एक पब्लिक मीटिंग में एक साथ मंच पे खड़ा होना। तो वो जो कंट्राडिक्शंस थे जो आरएलडी के साथ थे, और बहुत ही खतरनाक लेवल के कंट्राडिक्शंस थे, वो मामूली कंट्राडिक्शन नहीं थे। तो उन कंट्राडिक्शंस को डाइल्यूट करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी हासिल की है। रही बात ये कि ये कहा जाता है बीच बीच में कि साहब सरधना के ठाकुर जो है उनके खिलाफ वोट कर देंगे, क्या उनके पास कोई विकल्प है? उनके पास भी कोई विकल्प नहीं। अगर समाजवादी पार्टी ठाकुर को टिकट देती तो शायद वो सोच सकते थे, मुझे लगता है कि भाई वहाँ भी वही है। वहाँ भी वही हैं। और उस तौर पर जैसे ये भी कहा जाता है कि साहब त्यागी भी नाराज हैं, तो मुझे लगता है इन सारे इक्वेशंस को बीजेपी के पास इतना वर्कफोर्स है, वो निपटा लेंगे। उनको सोशली निपटा लें। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज 14 मार्च है और हम किसानों को देख रहे हैं दिल्ली में आग फूंकते हुए एक आंदोलन की, और इससे पहले भी महीने भर से बैठे हुए हैं वहाँ पर किसान। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना दुखदाई हो सकता है केंद्र सरकार के लिए? ये विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस दौरान भी किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके रिजल्ट तो उसमें नहीं आए, यानी कि लेकिन सर उस समय जो है वो किसान आंदोलन खत्म हो गया था जब तक चुनाव डिक्लेयर हुए से पहले। हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा विधानसभा चुनाव पर। अभी हम लोगों को दो चीज़ें समझनी होंगी। एक पहली ये कि जो मोदी जी ने एक आंकड़ा दिया कि 400 पार। सर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब वेस्टर्न यूपी में उतरी 7 सीटें लेकर आई। तो 7 सीटें कितने होंगी? कितनी भी सही, लेकिन जो जीरो पे खड़े थे वो 7 तो लेकर। आप इस बात को समझिए ना कि जो भाजपा जब चुनाव मैदान में उतरती है तो साम दाम दंड भेद, और उसको उसने क्रियान्वित किया, हर जगह लागू किया। आप एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि पिछले 5 साल में मायावती कहाँ थी? अगर आपने देखा हो तो घर बैठी हुई थी। घर बैठी हुई थी। कारण आपको मालूम है, जो भी कारण रहे, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर उन्होंने कुछ आवाज़ निकाली, केवल ट्विटर के अलावा उन्होंने कहीं पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ, और यही कारण ये कहा जाता रहा कि वे भाजपा की बी पार्टी हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा में जो दिखाई दे रहा है उसमें उन्होंने जितने भी प्रत्याशी अभी फ़िलहाल घोषित किए हैं वो जीते या ना जीते, ये भी हमें कंसीडर करना होगा कि उनके पास अपना एक वोट बैंक है। और ऐसा मायावती जी का दावा भी है कि वो जब चाहें उसको ट्रांसफ़र भी कर देती हैं। मेरठ में एक बार ऐसा हो चुका है और उन्होंने खुद इसको दावा किया था कि मेरठ में नहीं, जो 2019 का चुनाव था उन्होंने दावा किया कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी बीजेपी को हरा सकता है हम लोगों ने उसके पक्ष में उसको किया। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, वो सीधी सी बात ये है कि वो जीतें या ना जीतें, लेकिन इतना तो तय है कि वो भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए, या हरा भी ना पाएँ तो उसको डेंट मारने का काम अवश्य करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी को बसपा का प्रत्याशी डेंट मारेगा? हाँ, क्यों नहीं। सर ये जो वोट बैंक जिसको टारगेट कर रही है बसपा, वो मुसलमान है और दलित है। लेकिन जितने भी प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए हैं वो सब हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। मुसलमान बड़ी तादाद में खड़े किए हैं, केवल जो हिंदू एक दो ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। आज जो उनकी लिस्ट आई है, आज जो नाम आए हैं, उनमें मैक्सिमम मुस्लिम हैं, लेकिन वो वहाँ का जो स्थानीय फैक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना है। क्योंकि मुस्लिमों के साथ सीधे सीधा ये बात कही जाती है कि जो भी बीजेपी को हराता है वो उसके साथ है। तो ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं। अच्छा, ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो आज तो आंदोलन में है, लेकिन लगातार जब से आरएलडी अलग हुई है इंडिया गठबंधन से, वो लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं। हाँ, लगातार कंटिन्यूस उनकी कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो कितना पड़ेगा अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो साबित कर ही रहे हैं वो बार बार कि ये धोखेबाज हैं, किसानों के साथ इन्होंने नुकसान कर दिया, किसानों का सौदा कर दिया। किसने? आरएलडी ने। आरएलडी के साथ अगर हम लोग ये कहें कि जाट समुदाय आरएलडी के साथ है तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी जगह दिखाई, जो चूँकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ये भी फैक्ट हम लोगों को मानना पड़ेगा कि पूरा जाट वर्ग, ये भी नहीं हम दावा कर सकते कि वो बीजेपी के साथ है। वो कुल मिलाकर, और यही कारण रहा है कि वो जाट मतदाताओं को जोड़ने के लिए, चाहे उन्होंने भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया या जितने भी कदम उठा रहे हैं, हाल फिलहाल जितने भी कदम उठे हैं, वो ये है कि उनको जाट वर्ग को जोड़ना है। क्योंकि सीधे सीधे एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से 400
पार हमारा नारा। और जब भी हम किसी बड़े मैदान में उतरते हैं तो हमेशा जो कॉरपोरेट लॉबी होती है वो एक बड़ा चैलेंज रखती है। वो ये नहीं कर सकता कि नहीं 300 के पार, तो उसने 400 रखा, तो 400 का मतलब ये नहीं कि 400 पार जाएंगे, वो उसके आसपास अल्टीमेटली है कि बहुमत हो जाए और अच्छी स्थिति में हम लोग हों कि जिससे हम लोग जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकें। मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये बताइए कि अभी बात कर रहे हैं टिकट की, तो करीब वेस्टर्न यूपी के अगर 4 टिकट लें हम, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ सब अटके पड़े हैं, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ? गड़बड़ तो नहीं, थोड़ा सा दिल में भाजपा के थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चिंता है, दुखी सी लगी हुई है। चिंता की लकीर भाजपा के माथे पर देखी जा सकती है, क्योंकि वो अभी समीकरण ही बिठा रहे हैं कि किस तरीके से सीट हमें निकालनी है। मोदी जी ने जो एक नारा दिया है 400 पार, वो करनी ही करनी है। तो इस वजह से ही जो टिकट का इस समय डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। और हम मेरठ सीट की बात करें तो क्योंकि याकूब कुरैशी और राजेंद्र अग्रवाल जी में जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था, 4000 के आसपास बहुत कम था, तो उसको भी देख रही है भाजपा, लेकिन बहुत देर से देख रही है। क्या मान रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी जो है वो हैट्रिक के आगे नहीं जा पाए? जिस तरह से मेरठ के हालात हैं कि कोई बहुत उनके हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो लास्ट समय पर राजेंद्र बीजेपी के पास लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन एक तो कुछ बाहरी लोगों का नाम आया था, जो बाहरी लोग बिल्कुल मेरठ की जनता नहीं पसंद करती है, और जो यहाँ के लोग भी हैं वो मुझे लगता है राजेंद्र अग्रवाल जी का ही टिकट हो जाएगा। और अगर यहाँ कुछ चेंज होगा बगल के गाजियाबाद में? अब टाइम कहाँ बचा है, चुनाव की आचार संहिता 2-3 दिन में लगने वाली है, कहाँ टाइम है। अगर ऐसा बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट होता तो वो काफ़ी महीने पहले उसको बोलती कि आप जाइए और वहाँ कुछ तैयारी करिए। अचानक से लाके किसी के जनता के सामने कैंडिडेट को खड़ा करना, वोट नहीं पा सकते आप। अब ये सुनने में आ रहा है कि अब जैसे दूसरी लिस्ट कल आई, अब तीसरी चौथी जो भी लिस्ट आए, ये 4 जिले कम से कम 4 लोकसभा सीट नहीं होंगे, और जब नॉमिनेशन होगा उसके 2 दिन पहले ही डिक्लेयर करेंगे और आसानी से जाओ और नामांकन करो फिर नहीं, इतना भी डर भाजपा को नहीं है। बहुत जमीन से जुड़े हुए काम जनता के लिए करे हैं, जो हर लास्ट वाले व्यक्ति तक पहुंचाए। इसका यही तो दिमाग जो है घूम जाता है कि जब डर नहीं है, इतने बड़े काम किए हैं, मेरठ को एक तरीके से विकास के आसमान पर लेकर बीजेपी जा रही है, उसके बावजूद भी ये डर के टिकट नहीं घोषित हो पा रहा। डर था, लेकिन उसके लिए भाजपा ने कुछ काम नहीं किया ना, कैंडिडेट तैयार नहीं किए, तो अब ऑप्शन नहीं बचता है। लगता है जो लोगों को टिकट अभी तक नहीं हुए, जो मौजूद सांसद है उनका ही टिकट हो जाएगा। अच्छा, किसी और का नंबर नहीं आ रहा? नहीं, कुछ नहीं आने वाला। 15 साल राजेंद्र अग्रवाल और जो बाकी के आएंगे वो केवल लाइन में ही रह जाएंगे। लाइन में रह जाएंगे, बिल्कुल। तो अभी उनको और जो दरियाँ उठानी वाली जो प्रक्रिया है उसमें कई साल और आगे जाना, वो शायद अपनी जो है वहाँ तक बात पहुँचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। लगता है कि वो मुंह बोलने, मतलब ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन काम करने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो चुनाव में हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने गठबंधन किया या फिर जो अकेले चल रहे हैं उनको कितना फ़ायदा नुकसान होना है, और क्या वो गेन करेंगे इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। वो बात अलग है कि जयंत सिंह इस समय सबसे ज़्यादा फायदे में माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता की मलाई चाट ली है। उनका जो बयान था चवन्नी वाला, वो भी उन्होंने किनारे रख दिया है और उसको एक जुमला बताया है। कैमरा से किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।